भारत का इतिहास हजारों वर्षों की गहराइयों में छिपा हुआ है। यह वह भूमि है जहां ऋषि मुनियों की तपस्या से लेकर युद्ध भूमि में गूंजती तलवारों की टंकार तक हर घटना ने दुनिया को प्रभावित किया है। यहाँ राजाओं ने केवल राज्य पर शासन नहीं किया, बल्कि संस्कृति, धर्म, विज्ञान, कला और राजनीति की नींव भी रखी। इन्हीं में से कुछ सम्राट ऐसे हुए जिनका प्रभाव न केवल भारत तक सीमित रहा, बल्कि पूरी दुनिया ने उनकी शक्ति, नीतियों और विरासत को महसूस किया। इन्हें ही इतिहासकारों ने सबसे शक्तिशाली राजा कहा है। राजा केवल अपनी सेना से महान नहीं बनता, बल्कि उसकी रणनीति, जनता के प्रति न्याय, दूरदृष्टि और अपने साम्राज्य की रक्षा के साथ साथ उसके विस्तार की क्षमता भी उसे शक्तिशाली बनाती है। आज हम ऐसे ही 10 सम्राटों की कहानियां जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं सम्राट अशोक महान और चंद्रगुप्त मौर्य से, जिनकी गाथा ने पूरे भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया। सम्राट अशोक का नाम सुनते ही दो छवियां हमारे सामने आती हैं। एक कठोर, निर्दयी योद्धा और दूसरा करुणामयी, धर्म प्रेमी शासक। मौर्य वंश के इस महान सम्राट ने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में तलवार के दम पर साम्राज्य का विस्तार किया, मगर कलिंग युद्ध की भयानक त्रासदी ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को पूरी तरह बदल दिया। यह सद्य अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ। वे मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे और उनके पिता बिंदुसार थे। शुरू से ही उनमें असाधारण युद्ध कला और नेतृत्व की क्षमता दिखाई दी। वे बचपन से ही बहादुर, बुद्धिमान और निर्णायक स्वभाव के थे। कहा जाता है कि अशोक को युवावस्था से ही कठिन और जटिल परिस्थितियों में भेजा जाता था, क्योंकि वे समस्याओं को हल करने में सबसे कुशल थे। 231 ईसा पूर्व का कलिंग युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। अशोक ने अपनी विशाल सेना के साथ कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध इतना भयानक था कि लाखों लोग मारे गए और हजारों ने अपना घर परिवार खो दिया। युद्ध के बाद जब अशोक ने मैदान में पड़े लाशों का ढेर और घायल बच्चों व महिलाओं की करुण पुकार देखी, तो उनका हृदय विचलित हो उठा। यही वह क्षण था जब अशोक ने समझा कि असली विजय तलवार से नहीं, बल्कि दिलों को जीतने से होती है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने धम्म की नीति पर शासन किया, जिसमें सत्य, अहिंसा, करुणा और सहिष्णुता को सर्वोच्च माना गया। उन्होंने पशु हिंसा पर रोक लगाई, जनता की भलाई के लिए अस्पताल और विश्राम स्थल बनवाए, सड़कों और कुओं का निर्माण करवाया। उनके द्वारा बनवाए गए शिलालेख और स्तंभ आज भी भारत, नेपाल और अफगानिस्तान में मिलते हैं। इनमें लिखी गई बातें दर्शाती हैं कि अशोक जनता को राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य समझते थे। उन्होंने तलवार छोड़कर शांति का मार्ग चुना। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से पूरी दुनिया प्रभावित हुई। श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, जापान तक इसका विस्तार हुआ। उनका शासनकाल भारत के स्वर्णिम युगों में से एक माना जाता है। इसलिए ही अशोक को महान की उपाधि मिली और उनका नाम अमर हो गया। अगर अशोक को मौर्य साम्राज्य का सबसे महान सम्राट माना जाता है, तो उसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने उस समय सत्ता की कमान संभाली, जब भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बांटा हुआ था और विदेशी आक्रमणकारी जैसे सिकंदर महान यहां अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। चंद्रगुप्त का यह जन्म साधारण परिवार में हुआ था। किंवदंतियों के अनुसार वे मौर्य कुल से थे, लेकिन राजसी वैभव से दूर बड़े हुए। यही कारण था कि उनमें कठिनाइयों से लड़ने का साहस और जनता की पीड़ा को समझने की क्षमता थी। उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात चाणक्य, कौटिल्य से हुई। चाणक्य एक विद्वान, अर्थशास्त्री और रणनीतिकार थे।
जिन्होंने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया और उनमें सिंहासन पर बैठने का आत्मविश्वास जगाया। नंद वंश उस समय मगध पर से शासन करता था, लेकिन उनकी नीतियां अत्याचार और भ्रष्टाचार से भरी थीं। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर नंद वंश को पराजित किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। यह घटना भारतीय इतिहास में एक नई शुरुआत थी। चंद्रगुप्त का सामना सबसे पहले यूनानी सेनाओं से हुआ। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापति भारत में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते थे, मगर चंद्रगुप्त ने में उन्हें पराजित कर अफगानिस्तान और पंजाब तक अपना साम्राज्य फैला लिया। यह उस समय के लिए अभूतपूर्व था, क्योंकि पहली बार भारत का एक शासक विदेशी शक्तियों को खदेड़कर इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर रहा था। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की अर्थशास्त्र पर आधारित नीतियों को अपनाया। उन्होंने केंद्रीकृत शासन व्यवस्था बनाई, कर संग्रहण, सेना का संगठन और न्याय प्रणाली को सुदृढ़ किया। किसानों और व्यापारियों के हितों की रक्षा की। उनकी प्रशासनिक क्षमता ने मौर्य साम्राज्य को इतना शक्तिशाली बना दिया कि यह धीरे धीरे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गया। विदेशी आक्रमणकारियों को हराकर भारत को स्वतंत्र बनाया, एकीकृत और शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य जैसे महान रणनीतिकार के साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण का आदर्श प्रस्तुत किया। इसीलिए चंद्रगुप्त को भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है और वे भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली शासकों में गिने जाते हैं। भारत के इतिहास में विक्रमादित्य का नाम केवल एक शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक आदर्श और प्रतीक के रूप में लिया जाता है। वे उज्जैन के राजा थे और उनके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। सम्राट विक्रमादित्य अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वे युद्ध भूमि में अद्वितीय योद्धा थे, जिन्होंने शत्रुओं को परास्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। किंवदंतियों के अनुसार उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को खदेड़कर भारत की सीमाओं की रक्षा की। विक्रमादित्य की पहचान केवल तलवार से नहीं, बल्कि उनके न्याय और धर्मनिष्ठा से भी है। उनकी अदालत में नवरत्न नामक 9 महान विद्वान और कवि थे, जिनमें कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी और अमर सिंह जैसे नाम शामिल हैं। ये सभी भारत की साहित्यिक और वैज्ञानिक धरोहर को नई ऊंचाइयों पर ले गए। कालिदास की अभिज्ञान, शाकुंतलम और मेघदूत जैसी कृतियां विक्रमादित्य के संरक्षण में ही संभव हो पाईं। कोलशास्त्र, चिकित्सा और गणित में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। उनके शासन में उज्जैन को शिक्षा और संस्कृति का केंद्र माना जाता था। उनकी वीरता ने शत्रुओं को डराया। उनकी उदारता और न्याय ने जनता का दिल जीता। उनका संरक्षण भारत की संस्कृति को विश्व स्तर पर ले गया। इसीलिए विक्रमादित्य आज भी आदर्श राजा के रूप में पूजे जाते हैं। भारत के इतिहासकार समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। गुप्त वंश के इस सम्राट ने अपने समय में जितनी विजयों का परचम लहराया, वैसा उदाहरण शायद ही कहीं और मिलता है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। बचपन से ही वे साहसी, बुद्धिमान और युद्ध कौशल में निपुण थे। जैसे ही वे गद्दी पर बैठे, उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार देने का संकल्प लिया। समुद्रगुप्त ने लगभग 40 से अधिक राजाओं को हराया। उनका विजय अभियान इतना विस्तृत था कि यह बंगाल से लेकर पंजाब, नेपाल से लेकर दक्षिण भारत तक फैला। उन्होंने उत्तरी भारत को पूरी तरह अपने अधीन कर लिया। दक्षिण भारत के राज्यों को हराया, लेकिन उन्हें स्वतंत्र शासन की अनुमति दी। यह उनकी राजनीतिक दूरदृष्टि थी। पड़ोसी देशों और जनजातियों को भी अपने साम्राज्य के अधीन किया। यद्यपि समुद्रगुप्त योद्धा थे, मगर वे पराजित शासकों के प्रति दयालु भी थे। वे उन्हें सम्मान देते थे और कभी-कभी उनकी गद्दी भी लौटा देते थे, बशर्ते वे गुप्त साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करें। उनका शासन केवल युद्ध तक सीमित नहीं था। उन्होंने कला, साहित्य और संगीत को भी प्रोत्साहित किया। समुद्रगुप्त स्वयं एक कवि और संगीतकार थे।
क्यों कहलाते हैं भारत का नेपोलियन? उनकी विजयों की संख्या और युद्धक रणनीति ने उन्हें यह उपाधि दिलाई। उनका साम्राज्य गुप्त वंश को स्वर्ण युग तक ले गया। उन्होंने शक्ति और उदारता का अद्भुत संतुलन बनाया। जब भी राजपूत वीरता का नाम लिया जाता है, तो सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान की गाथा गाई जाती है। वे अजमेर और दिल्ली के राजा थे और उनकी वीरता इतनी प्रसिद्ध थी कि उनके दुश्मन भी उनसे भयभीत रहते थे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1139 में हुआ। बचपन से ही वे धनुर्विद्या और घुड़सवारी में निपुण थे। वे साहसी, बुद्धिमान और जनता के प्रिय शासक बने। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। तराइन की पहली लड़ाई आरसी में पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना के साथ गौरी को पराजित कर दिया। यह भारत की एक ऐतिहासिक विजय थी जिसने राजपूतों की शक्ति को उजागर किया। अगले ही वर्ष गौरी ने फिर से आक्रमण किया। इस बार राजपूतों को पराजय मिली और पृथ्वीराज चौहान बंदी बना लिए गए। लेकिन उनकी गाथा यहीं खत्म नहीं होती। लोक कथाओं के अनुसार गौरी ने पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी, मगर पृथ्वीराज ने चंदबरदाई की कविता की मदद से गौरी की दिशा पहचानी और अपने धनुष से तीर चलाकर उसे मार गिराया। यह कहानी उनकी वीरता का प्रतीक है, भले ही इतिहासकार इसे आंशिक रूप से किंवदंती मानते हों। पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कथा आज भी भारतीय लोकगीतों में गाई जाती है। उनकी गाथा केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि प्रेम और आत्मसम्मान में भी अमर है। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का डटकर सामना किया। राजपूत साहस और सम्मान की मिसाल बने। उनकी गाथा आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता और साहस का संदेश देती है। भारत की स्वतंत्रता की भावना और अडिग साहस का जब भी उल्लेख होता है, तो सबसे पहले महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है। वे मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के शासक थे और उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए समर्पित किया। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ। वे बचपन से ही बलशाली, साहसी और आत्मसम्मान से भरे हुए थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि सैनिकों में जोश भर जाए और प्रजा के दिलों में विश्वास जाग उठे। अकबर ने अपने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए मेवाड़ को अधीन करने की कोशिश की। इस संघर्ष का सबसे बड़ा उदाहरण हल्दी घाटी का युद्ध है। महाराणा प्रताप की सेना लगभग 20,000 सैनिकों की थी, जबकि अकबर की सेना 80,000 से अधिक थी। संसाधनों की भारी कमी के बावजूद प्रताप ने युद्ध भूमि में ऐसी वीरता दिखाई कि दुश्मन भी उनका सम्मान करने लगे। इस युद्ध में प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता भी अमर हो गई। यद्यपि हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक नहीं रहा और अकबर ने धीरे धीरे मेवाड़ पर नियंत्रण किया, लेकिन प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। वे जंगलों में रहते हुए भी संघर्ष करते रहे और अंततः कई क्षेत्रों को वापस जीत लिया। प्रताप ने कभी अकबर के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जंगलों में कंदमूल खाकर भी जीना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों की दया पर निर्भर रहना स्वीकार नहीं किया। यही उनकी असली महानता थी। विशाल साम्राज्य के सामने अकेले खड़े होकर प्रतिरोध करना, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करना। आज भी वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक माने जाते हैं। मुगल साम्राज्य के सबसे महान शासक अकबर महान थे। उन्होंने केवल अपनी तलवार के दम पर ही नहीं, बल्कि अपनी नीतियों और दूरदृष्टि के बल पर पूरे भारत को एक विशाल साम्राज्य में बांध दिया। अकबर का जन्म 1542 में हुआ। वे हुमायूं के पुत्र थे। मात्र 13 वर्ष की आयु में वे गद्दी पर बैठे, लेकिन बचपन से ही उनमें असाधारण नेतृत्व क्षमता थी। अकबर ने अनेक युद्धों के माध्यम से दिल्ली, आगरा, गुजरात, बंगाल, कश्मीर और दक्कन तक अपना साम्राज्य फैला लिया। उनकी सेना न केवल विशाल थी, बल्कि संगठित और प्रशिक्षित भी थी। अकबर केवल युद्ध कौशल से ही नहीं, बल्कि अपनी शासन प्रणाली से भी महान बने। उन्होंने सुलह-ए-कुल, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई, हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया,
प्रशासनिक व्यवस्था को केंद्रीकृत किया, भूमि व्यवस्था सुधार की शुरुआत की, संस्कृति और कला का संरक्षण। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। तानसेन, बीरबल और अबुल फजल जैसे नवरत्न उनके दरबार को गौरवान्वित करते थे। कला, साहित्य और स्थापत्य को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। उन्होंने युद्ध और नीति दोनों से साम्राज्य मजबूत किया। धार्मिक सहिष्णुता से विभिन्न समुदायों को जोड़ा। उनकी नीतियों ने मुगल साम्राज्य को भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बना दिया। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तरी भारत में कई छोटे छोटे राज्य बन गए थे। इस बिखरे हुए भारत को एक बार फिर शक्ति और स्थिरता देने वाले शासक थे सम्राट हर्षवर्धन। हर्ष का जन्म 606 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। बचपन से ही हर्ष में नेतृत्व और कूटनीति की गहरी समझ थी। हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों पर अधिकार कर लिया। उनका साम्राज्य पंजाब से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। वे केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि दूरदर्शी शासक भी थे। हर्ष बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तार करवाया। चीनी यात्री ह्वेनसांग उनके दरबार में आए और उनकी उदारता और नीति की प्रशंसा की। हर्ष स्वयं भी एक लेखक और कवि थे। उनकी रचनाएं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका संस्कृत साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। हर्षवर्धन, जिन्होंने 41 साल तक शासन किया, आज भी एक महान राजा के रूप में याद किया जाता है। उनके शासन में भारत ने कई ऊंचाइयों को छुआ और आर्थिक सुधार भी हुआ। राजा हर्षवर्धन ने अरब पर चढ़ाई की, लेकिन एक रेगिस्तान में उन्हें रोक दिया गया। बिखरे हुए उत्तर भारत को एकता दी, शिक्षा, साहित्य और धर्म को प्रोत्साहन दिया। उनका शासन स्थिरता और शांति का प्रतीक माना जाता है। भारत के इतिहास में यदि किसी राजा को जननायक की उपाधि दी जाए, तो वह निस्संदेह छत्रपति शिवाजी महाराज है। उन्होंने केवल एक साम्राज्य की स्थापना ही नहीं की, बल्कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान की ऐसी लौ जलाई जो आज भी करोड़ों भारतीयों के दिलों में जलती है। शिवाजी का जन्म 1630 में पुणे के शिवनेरी दुर्ग में हुआ। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत के एक सेनापति थे और माता जीजाबाई धार्मिक व साहसी स्वभाव की थीं। बचपन से ही शिवाजी को स्वराज्य का संस्कार मिला। उनकी मां ने उन्हें रामायण, महाभारत और वीरता की कहानियां सुनाकर एक महान योद्धा बनने की प्रेरणा दी। किशोरावस्था में ही शिवाजी ने तोरणा, राजगढ़ और पुरंदर जैसे किलों पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे उन्होंने एक छोटे से भूभाग को स्वतंत्र करके मराठा साम्राज्य की नींव रखी। शिवाजी की सबसे बड़ी शक्ति उनकी युद्ध नीति थी। उन्होंने पहाड़ों और किलों का उपयोग कर दुश्मनों को मात दी। छोटी छोटी टुकड़ियों में हमला करके बड़े बड़े दुश्मनों को पराजित किया। उनकी नौसेना इतनी मजबूत थी कि पुर्तगाली और डच भी उनसे डरते थे। शिवाजी ने औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल सम्राट को चुनौती दी। कई बार वे मुगल सेनाओं को चकमा देकर विजयी हुए। आगरा में औरंगजेब के दरबार से उनका साहसिक पलायन आज भी इतिहास की सबसे रोचक घटनाओं में गिना जाता है। शिवाजी केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि जनता के सच्चे रक्षक भी थे। उन्होंने किसानों और व्यापारियों की सुरक्षा की, महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए सख्त नियम बनाए, मंदिरों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की। उन्होंने स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ बताया, एक मजबूत मराठा साम्राज्य की स्थापना की। उनकी नीतियां आज भी युद्ध कला और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा है। दक्षिण भारत के इतिहास में सबसे महान सम्राटों में से एक नाम है कृष्णदेव राय। वे विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश से थे और उनका शासनकाल दक्षिण भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। 1509 में कृष्णदेव राय ने गद्दी संभाली। उस समय दक्षिण भारत अनेक संघर्षों और राजनीतिक चुनौतियों से गुजर रहा था, लेकिन उनके नेतृत्व में विजयनगर साम्राज्य ने
अपार शक्ति और समृद्धि प्राप्त की। कृष्णदेवराय ने बहमनी सल्तनत, उड़ीसा और अन्य शत्रुओं को परास्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनकी सेना इतनी शक्तिशाली थी कि पुर्तगाली भी उनके मित्र बनने को मजबूर हुए। उन्होंने कई बार उत्तरी भारत से आने वाले आक्रमणों को भी विफल किया। कृष्णदेव राय न्यायप्रिय और परोपकारी शासक थे। उन्होंने कर व्यवस्था में सुधार किया और किसानों को राहत दी। सिंचाई परियोजनाओं और नहरों का निर्माण कराया, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा। कृष्णदेव राय साहित्य और कला के महान संरक्षक थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यदा जैसी रचना लिखी। उनके दरबार में अष्टदिग्गज नामक 8 विद्वान थे। विजयनगर की वास्तुकला और मंदिर निर्माण उनकी ही देन है। उन्होंने दक्षिण भारत को शक्ति और समृद्धि दी। उनकी नीतियों ने जनता को खुशहाल बनाया। कला और साहित्य को उन्होंने स्वर्णिम ऊंचाई। भारत का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की गाथा नहीं है, बल्कि यह उन नीतियों, विचारों और आदर्शों की कहानी है जिन्होंने इस भूमि को सोने की चिड़िया बनाया। इन 10 महान सम्राटों अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, स्व हर्षवर्धन, शिवाजी महाराज और कृष्णदेव राय ने अपनी अपनी विशेषताओं से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। किसी ने तलवार से शत्रुओं को परास्त किया, किसी ने नीति और प्रशासन से साम्राज्य को मजबूत किया, किसी ने संस्कृति और कला को ऊंचाइयां दी और किसी ने स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। इन सभी की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि शक्ति केवल सेना या धन से नहीं आती, बल्कि न्याय, दूरदृष्टि, संस्कृति और जनता के प्रति कर्तव्य से आती है। और यही कारण है कि इन्हें भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली राजा कहा गया।